नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ 12 विधानसभा के दूसरी बार विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी हैं। डॉक्टर अजय कुमार जी अक्सर जो है सुर्खियों में रहते हैं और अभी हाल ही में अपनी ही सरकार के खिलाफ एक धरना प्रदर्शन भी उन्होंने किया है, जिसके लिए ज़्यादा सुर्खियों में है। आइए हम डॉक्टर अजय जी से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका मेरे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सबसे पहला सवाल तो कल वाले ही प्रकरण पे है कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि सत्ता पक्ष के आप विधायक हैं और आपको धरना देना पड़ा। पहले तो सब कुछ संशोधन कर दें जी कि सरकार के खिलाफ नहीं है ना। ये जो अधिकारी सरकार के अनुसार काम नहीं करते हुए उनके खिलाफ ये कार्यक्रम होता है। सरकार के अनुसार काम नहीं करते या विधायक जी के अनुसार? नहीं, सरकार के अनुसार काम नहीं करते, शासन के नियमों। अभी पता लगा कि जिस महिला ने आरोप लगाया था कि दरोगा उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, वन विभाग ने कहा कि साहब वो सरकारी जमीन पर उनका कब्जा था और वो नया निर्माण करवाने जा रही थी, जिसको रोका गया। आखिर सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों का विधायक जी सपोर्ट करते हैं क्या? पहले तो जानिए कि बहुत से सरकार का अपने स्वयं में नियम है कि अगर वन विभाग में कोई गांव बसा है तो उसको उजाड़ा नहीं जाएगा। एकदम स्पष्ट क्लियर कर उनको उनके लिए जो संसाधन उनके पहले रहे उनको यथावत रखा जाएगा। ये वन विभाग का स्पष्ट नियम है। और उस महिला का जो घर बना हुआ था वो घर आज से नहीं बना हो, करीब 100-200 साल पहले का बना हुआ घर है। पुश्तैनी मकान है उसका, पुश्तैनी मकान है। जो वन एक्ट है वो बहुत बाद में आया था, है ना। उससे पहले उन लोग का घर बना हुआ था। और उस महिला से जो वन अधिकारी थे, आप देखेंगे तो ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा। उदय उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखाया था कि पैसा मांग रहा था। अच्छा, वहाँ रहने के लिए उनसे पैसा मांग रहा था। ठीक है, जो सरकारी नियम है उनका अनुपालन होना चाहिए, पर ये कहीं कोई अधिकार नहीं है कि वन दरोगा हो, वन सिपाही हो, फायर रेंजर हो या सिविल पुलिस के लोग हों, किसी को दंडात्मक जो है पनिशमेंट कार्रवाई करें। आपने देखा होगा, अगर उसको जाके देखेंगे कि 1.5 महीने बाद भी आज भी उसके हाथ में वो डंडे की चोट और उसके पैर में डंडे की चोट पुलिस वालों ने मारा था। नहीं, वो वन दरोगा ने मारा था उसको। तो वो डंडे की चोट उसको 20 से उसका जो है थाने में एप्लीकेशन दिया था। वन विभाग ने उसको स्वीकृति ही नहीं दिया जांच करने के लिए, पुलिस को FIR लिखने के लिए स्वीकृति ही नहीं दे रहा है। वन विभाग का जब कोई विभागीय मामला हो तो उसकी स्वीकृति होती है। अगर ये कहीं अधिकार नहीं कि अगर कोई किसी को मारे, किसी को पीटे, ये तो क्रिमिनल ऑफेंस हुआ ना। तो भी जो है क्रिमिनल ऑफेंस का नहीं लिखा है। क्रिमिनल आपके धरने के बाद क्या हुआ? लिखा गया? हाँ, FIR लिखी गई। उसमें ये हुआ कि जांच करके इन सबके खिलाफ दरोगा ने जो जो महिला निर्मला देवी थी उसका ही नहीं, आपने देखा एक किरण करके बच्ची थी, 11-12 साल की बच्ची थी, उसका केवल NCR लेके छोड़ दिया और कह रहे कि इसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई। भैया 15 दिन हो गया, आप मेडिकल रिपोर्ट क्यों नहीं आई? उचित धारा में उसका मुकदमा क्यों नहीं तरतीब हुआ? एक तीसरा भगवान दिन आदमी था। भगवान दिन को थंगरगढ़ थानेदार ने विदाउट जुडिशियल रिमांड के 24 घंटे से ज्यादा दिन से उसको बंद किया हुआ था। अच्छा नेताजी, एक चीज और बताइए, आखिर क्या वजह है कि योगी सरकार में विधायकों की नहीं चलती है और विधायक अगर किसी वाजिब चीज के लिए भी शिकायत करते हैं तो तुरंत निस्तारण नहीं होता है? आप इसको किसको नहीं, ऐसा नहीं है, सुनी जाती है, परंतु कुछ अधिकारी ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति हमारी सरकार ने नहीं की है। आपकी सरकार ने नहीं की? लेकिन पहले के जो नियुक्त अधिकारी हैं, जो पहले की सरकारों में जिस तरह से काम करते चले आ रहे थे, पहले की सरकारों से जैसे पोषित थे, वो उसी परंपरा को अभी बनाए रखना चाहते हैं। तो क्या योगी सरकार ने कौन सी परंपरा बदल दी? तो अब इसी के जो वो परंपरा बनाए रखना चाहते हैं, उस परंपरा को तोड़ने की जिम्मेदारी उस परंपरा क्या है? जो नई परंपरा ये कि कोई पीड़ित जाए तो सबसे पहले उसका FIR लिखी जाए, फिर उचित जांच करके जो उचित धारा में मुकदमा हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हम लोग यही मांग थी, उसमें विकल्प में हमारी यही मांग थी कि FIR न लिखना ये किसी के आदमी के विधिक अधिकारों का उल्लंघन है। डॉक्टर साहब, वो मुझे याद है कि सबसे पहले मैंने जो है, जब आप सपा में विधायक थे
तो चुनाव के कुछ दिन पहले हम आए थे और आपसे बातचीत किए थे। हमने कहा कि भाजपा में जो है आपकी साठगांठ हो गई है, भाजपा में जाने वाले हैं, तो तब तुम्हें आपने इनकार जरूर किया था। आज भी जो है ये सिचुएशन बन रही है, लोग हल्ला कर रहे हैं, या सूत्रों ने मेरे बताया कि आपकी अखिलेश जी से मुलाकात हो चुकी, कितना सही है? मैं तो नहीं जानता, आप कहीं मेरी कभी अखिलेश जी से मुलाकात तो छोड़ी, मेरी कभी वार्ता भी नहीं हुई जी। अखिलेश जी से वार्ता भी नहीं हुई। लेकिन राजनीतिक आदमी होने के नाते हमारी समाजवादी पार्टी के साथियों से, बहुजन समाज पार्टी के साथियों के, कांग्रेस के राजनीतिक साथियों से मेरी अक्सर मुलाकातें, बातें होती रहती हैं। तो ये लोकतंत्र में वार्ताएं, लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की यह पहचान है कि वार्ताएं सबसे हमारा मत का भेद हो सकता है, लेकिन मन का भेद हमारा किसी से नहीं तो अच्छे राजनीतिक ये अफवाह उड़ी है कि डॉक्टर अजय जी जो है वो जा सकते हैं फिर पुराने घर में, ये कहाँ तक सही है? ये अफवाहों का क्या, अफवाह तो उड़ती रहती है ना। अफवाहें ऐसा नहीं, ऐसे अभी तक हमारी कहीं वार्ता नहीं हुई। अब हमारे विरोधी अफवाह उड़ाते होंगे, विरोधी लोग जो है चर्चा करते रहते हैं। अच्छा नेताजी, आप दूसरी बार विधायक हैं, एक बार आप 5 ईयर टर्म रहे हैं। 12 के विकास के लिए आपने उस 5 साल में जो किया रहा हो, फिर भी आपको पार्टी बदलनी पड़ी। ये लगभग 4.5 साल बीत गया है, इधर आपने कौन से ऐसे ऐतिहासिक काम किए हैं जो लोग याद रखें? पहले तो देखिए, सबसे पहले हमने काम किया कि हमारे यहाँ का जो लालापुर का मनकामेश्वर धाम है उसको हमने पर्यटन में डाल दिया, है ना। भीटा का जो सुजावन देव है उसका भी हमने कर दिया। आपने देखा होगा कि एलाई की जो रोड है, हमारे यहाँ की रोडें थी उसको बढ़िया कर दिया। जो नारीबारी से शंकरगढ़ की रोड थी बहुत खराब थी, जो 18 किलोमीटर की रोड थी उसको लोगों को जाने में 2 घंटा लगता था, अब मुश्किल से 20 मिनट भी नहीं लगता। इस तरह से आप देखेंगे तो रोडों का तो लगभग ऐसा शायद ही कोई रोड बचा हो जो छूटा। ये तो जो सड़कों की बात आप कर रहे हैं सर, ये तो सरकार की योजना है। पर्सनल विधायक जी की कोई रोजगार परक योजना बताएं जिससे हजारों लोगों को या सैकड़ों लोगों को कुछ रोजगार मिला हो। देखिए, एक तो हम लोगों ने प्रयास किया जी कि जो बुंदेलखंड की योजनाएं हैं वो योजनाएं हम लोग को भी फायदा मिले जी। उसी की कड़ी में आप देखेंगे हमारे यहाँ भी विधिवत जो है वो फैक्ट्रियों का और इसका सर्वे और भी प्रारूप चल रहा है। उसी कड़ी में देखिए एक बहुत बड़ा लीकर उद्योग का कारखाना यहाँ लगने जा रहा है, दारू फैक्ट्री। हाँ, इसी तरह से और भी उद्योग धीरे धीरे अभी कागज में चल रहे हैं। अब धीरे धीरे समय लगता है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। सर, आपके क्षेत्र में एक तराई और एक पहाड़ी इलाका का जो है बड़ा असंतुलन बना रहता है, इसका क्या मसला है आखिर? मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ इस कार्यकाल में तो ये दूरी कम होने काफ़ी हद तक कम हो गई है। जी जी जी। अच्छा, ये आपके एरिया में जो है जैसे कंजासा हो या उधर जो नदी के किनारे जो बसे हुए हैं इलाके हैं, वहाँ बालू खनन को लेकर के रोज समय से मजदूर पहले बालू खनते थे, वो उनको रोजगार भी मिलता था। इधर सरकार ने रोक लगा रखी है। आपने कुछ ऐसा प्रयास किया कि उनको उसकी जगह कोई दूसरा रोजगार मिले या बालू खनन फिर चालू हो? देखिए, ये तो सरकार के एनजीटी के रूल्स में है। नए नए नियम सरकार के बनते रहे। अभी जो एनजीटी के जो रूल्स हैं उससे ये बालू, माइन, सिल्का, पत्थर हमारे यहाँ कुछ प्रभावित हुए हैं, मजदूर प्रभावित हुए हैं, और उसकी एक वैकल्पिक व्यवस्था अस्थायी रूप से करने का प्रयास हो रहा है कि, और बहुत जल्दी मैं समझता हूँ कि एनजीटी से कुछ परमिशन मिल जाएगा कि इससे बालू का काम चल सके। और सिल्का सैंड के भी कुछ प्रावधानी चल रहा है। उसमें आपने देखा कि बहुत से लोगों को बिजली का बिल बहुत आ गया था, उसका हम लोगों ने रोकथाम किया है। सिल्का सैंड में कुछ काम चल रहा है, बहुत जल्दी उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अब कोर्ट में कोरोना की वजह से सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई नहीं हुई है, तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ जाएगा निश्चित रूप से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि बहुत जल्दी वो आशानुकूलित निर्णय आना चाहिए। आपको क्या लगता है, ये कोरोना काल में बेरोजगारी इतनी बढ़ी है, आपको लगता है कि यूपी सरकार आखिर बेरोजगारी को रोकने के लिए काम नहीं कर पाई है, ऐसा क्यों? ये देखिए, ये वैश्विक महामारी है, पैंडेमिक। इस वैश्विक महामारी में हामी नहीं है, हम तो विकासशील देश हैं। आप देखें विकसित देश कितने प्रभावित हैं। अगर विकसित देशों की तुलना से हमारा अनुपात मिलाएंगे तो मैं समझता हूँ हम उनमें सबसे कम नंबर 1 नंबर 2 की कड़ी में हम जो सबसे कम प्रभावित हुए हैं। उसी का कारण हमारी सरकार का कारण है। विश्व में दूसरे नंबर पर मरीज हैं, विश्व पे दूसरे नंबर पे हम दुखदायी घटनाएं भी हुई हैं।
ठीक तब है? भी तो हैं, तो कम से कम हम दूसरे नंबर पर तो है ना। हाँ, तो आपदा में दूसरे नंबर पे रहना कौन सी गर्व की बात है विधायक जी। नहीं, आपदा नहीं, अनुपातिक आधार पर आप देखिए हमारे यहाँ जो रिकवरी का जो परसेंटेज है वो हमारे यहाँ लगभग 98% आ गया, 98% आ गया। कुछ समय और ये अच्छी बात है, ये दुनिया में ये इतना अच्छा रिकवरी परसेंटेज आप दुनिया में कहीं नहीं पाएंगे। 1 साल विधानसभा चुनाव में और बचे हुए हैं। डॉक्टर अजय कुमार के पास ऐसी क्या योजनाएं हैं 1 साल करने के लिए विधानसभा के लिए? देखिए, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये सतत अनवरत करते रहने की प्रक्रिया हो। चाहे 1 साल बचा हो, 5 साल बचा हो, ये बचा रहना और ज़्यादा समय रहना, कुछ तो योजना होगी कि बचा हाँ, साल भर बचा जो रहना हुआ, और ज़्यादा उसके बाद होना, आप दूसरा काम करेंगे। बचा रहना और ज़्यादा समय होना, ये दोनों अलग अलग विषय हैं। हम बचे हुए समय को अलग नहीं मानते, हम तो हमेशा चलते रहते और इस चलते रहने का ही नाम जो है ये कड़ी है कि हम जैसे लोग जो है अपने अनवरत, चाहे कहीं अन्याय हो, SDM के यहाँ हो, तहसील में हो, थाने में हो, ब्लॉक में हो, विकास भवन में हो, कहीं पर भी हो, और अपने बाद जनप्रतिनिधियों को, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने जो जनता के लिए, उनके लिए काम करते रहना चाहिए। नहीं डरना चाहिए कि हम सत्ता में हैं या विपक्ष में, इसकी परवाह नहीं करना सर, चाहिए। एक आध बार एक सूचना और आती भी है अक्सर कि विधायक लोग जो है वो स्कूलों को डोनेशन देते हैं, फिर ऊपर से कमीशन लेते हैं। ये कहाँ तक सही? आप तो एक विधायक हैं, आपको कुछ ज़्यादा बेहतर बताएंगे। मुझे बहुत जानकारी नहीं, क्योंकि मैं इस कड़ी में कभी रहा ही नहीं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए नेताजी, आजकल देखा ये जाता है कि विधायक लोग विधायी काम छोड़ के कुछ दूसरा ही काम करने लगते हैं। उनको मतलब विधायी काम से नहीं मतलब रहता, ऐसा क्यों होता है राजनीति में? अब मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं तो अपनी बात करता। मैं जो शासन की मंशा होती है उसी के अनुरूप में काम करता अच्छा, हूं। चलिए आप ये बताइए, आप विधायक हैं, आपको कुछ लगता है कि एक ऐसा कानून बनना चाहिए, आप तो पूरे प्रदेश में कानून बनाने के लिए चुने गए हैं, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे आम आदमी को और ज़्यादा बेहतरी मिले? देखिए, जो विधान है, दुनिया के किसी देश का विधान आप उठा के देखेंगे तो विधान हर देश के लिए अच्छा है। बाबा साहब अम्बेडकर परिवर्तन तो होता रहता है ना। बाबा साहब अम्बेडकर ने विधानसभा के समिति में ये बात कहा था कि संविधान हम चाहे जितना अच्छा बना लें, पर हम संविधान को मानने वाले कितने अच्छे तरह से मानते हैं, है ना? तो जितना हम उसका नियम का अनुपालन करने वाले कितने लोग हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि विधान कितना अच्छा है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। कोई विधान, दुनिया के सारे लोग विधान अच्छा बनाते हैं, हम विधान को मानते कितना अच्छे से हैं लोग। आप उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत नंदन बहुगुणा के क्षेत्र के विधायक हैं, आपको क्या लगता है कि तब की राजनीति और अब की राजनीति में क्या बदला? देखिए, राजनीति में कुछ नहीं बदला। हम जिस तरह से भौतिकवाद की ओर अग्रसर हैं, मैं समझता हूँ उसके कारण हमारे नैतिक मूल्यों में हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के रूप में हो, चाहे मैं समझता हूँ कि अपने जिम्मेदारी के क्षेत्र में हो, और यहाँ तक कि ये अन्यथा ना लीजिएगा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हो, हर क्षेत्र में नैतिकता का बहुत पतन हुआ। हमारे यहाँ पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी थे, आप देखिए उनका कैसे पत्रकारिता होती थी। हमारे यहाँ छुन्नन गुरु जी थे, नेता राजनेता थे, उनके यहाँ कैसे नेतागिरी करते थे, क्या सेवा का अनुभव था। और हमारे यहाँ प्रोफेसर देखिए यहीं पर थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा दुनिया के सबसे विश्वविद्यालय अच्छा था, कैसे अच्छे अध्यापक पढ़ाते थे। तो आज हमारे यहाँ अधिकारी यहीं पर थे, यहीं पर यही जिले में अधिकारी थे, महमूद भट्ट वगैरह थे, कितने अच्छे अधिकारी थे। तो हर जगह बहुत अच्छे लोग थे, ऐसा नहीं है, आज भी लोग हैं। जेके मेहता साहब थे, जेके मेहता साहब थे, शास्त्री थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो ये पतन हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? नेताओं के वायदे जिम्मेदार है, जो वायदा कर लेते हैं पूरा नहीं कर पाते, या फिर और कोई सिस्टम जिम्मेदार है? नहीं, वादा तो राजनीति में हम जाते के सही तो ये है, जब हम राजनीतिक लोग हैं तो पब्लिक हमसे इतना अपेक्षा ही करती है कि हमको पूरा न किया जा सके, इसलिए झूठ पर झूठ बोलना पड़ता है। इसलिए बड़े नेता लोग जो है हम लोग तो बहुत छोटी इकाई हैं जी, बड़े नेता लोग कहीं ना कहीं इसका सहारा लेते। अच्छा नेताजी, एक चीज़ और बताइए, आज जो है 12 विधानसभा की मुख्य समस्या अभी क्या है? सबसे बड़ी समस्या है
12 विधानसभा में इनकी नहीं, पूरे जमुना पार की। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की है, क्योंकि हमारा कुछ क्षेत्र जो है वो मैदानी लगता है, कुछ पहाड़ी है, और काफ़ी बड़ा क्षेत्र जो है वो पहाड़ी है। मैदानी थोड़ा है, पहाड़ी ज़्यादा है। तो हमारे यहाँ जो पीने के जो साधन है, स्वच्छ जल की सरकार की जो मंशा है, उसमें तत्कालिक निर्णय लेने की जरूरत है ना। तो सबसे ज़्यादा जरूरी, सबसे प्राथमिक काम, सबसे पहला काम यही मैं समझता हूँ। अच्छा नेताजी, एक चीज़ और बताइए, आज जो है गठबंधन की राजनीति, भाजपा भी गठबंधन की राजनीति कर रही है, विपक्ष भी गठबंधन की राजनीति कर रहे हैं। एक विधायक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते बताइए सर, आप पहले भी रहे हैं गठबंधन में विधायक, गठबंधन की राजनीति क्या आपको लगता है कि अब ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है या सफल नहीं हो रही है? 12 अभी तो मैं समझता हूँ निकट भविष्य में गठबंधन की ही राजनीति रहेगी। निकट भविष्य में जिस तरह से लोकतंत्र में, जिस तरह से हमारे पब्लिक में भी हम जितना आगे, जिसको हम कहते हैं पढ़ के आगे जा रहे हैं, शिक्षित होके आगे जा रहे हैं, नैतिक रूप से तो हम पीछे जा रहे हैं। एक कदम जैसे कितना आगे जा रहे हैं, 2 कदम पीछे जा रहे हैं। छोटे छोटे ग्रुप बनते जा रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप बनते जा रहे हैं। तो इसके कारण हमको यहाँ ज़्यादा, और अच्छे देश के लिए, अच्छा देश तभी हो, मैं समझता हूँ जब छोटे छोटे दल हो, जब हमारी सोच बड़ी हो, हमारी राष्ट्र, हमारी जो सोचने की जो दायरा है वह बड़ा हो। ये हिंदू बाहुल क्षेत्र में हमारा मुसलमान प्रतिनिधि जीत के जाए और मुस्लिम बाहुल क्षेत्र में हिंदू जीत के जाए। ये तो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की नीति में ही नहीं है कि मुस्लिम को जो है टिकट दे। नहीं, मैं पार्टी की बतौर पार्टी के रूप में नहीं, मैं लोकतंत्र के बहुत अच्छे। नहीं, लोकतंत्र में ये सही है, तो अच्छा लोकतंत्र होगा पार्टी के रूप में, देश के रूप में। पार्टी की आपके सिद्धांत ही नहीं है, मतलब आपका सिद्धांत आपकी पार्टी से मिलता नहीं है। नहीं मिलता, कह लो ऐसा नहीं है, मिलता नहीं है। अगर ये हमारी, अगर हमारे यहाँ मिलता नहीं तो हमारे यहाँ शहनवाज, मुख्तार अब्बास नकवी, या ये हमारे यहाँ हमारी पार्टी ने नहीं बनाने के लिए है 2-4 लोग, बहरहाल वो हर जगह रहते हैं। शुरुआत यहीं से की जाती है, कहीं ना कहीं से शुरुआत हमने तो की। इतने साल से हमने तो शुरुआत की, सरकार है और 2 लोगों के अलावा कोई मिला नहीं। हमने तो शुरुआत की। नेताजी, आज बताइए कि आज राजनीति में पैसा और बाहुबल कितना जो है कामयाब है? राजनीति में नहीं, पैसा तो हर क्षेत्र में, इवन यहाँ तक कि शिक्षा से लेके, राजनीति से लेके हर क्षेत्र में पैसा और इसका बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, वो सही कहे आप। शिक्षा की बात करें तो आज गरीब आदमी शिक्षा नहीं पा रहा है, कंपटीशन में नहीं जा रहा है। एक नेताजी का इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा पास कर लेने वाला छात्र 18 लाख रुपया हर साल नहीं पाता है और वो पढ़ नहीं पाता है। ये जो व्यवसायीकरण हो गया है शिक्षा का, आपके पास तो स्कूल कॉलेज भी हैं, इस पर आपने कभी ध्यान दिया कि गरीब आदमी कैसे पढ़े? देखिए, ये तो बहुत अच्छा है। पहले संख्या कम थी, क्योंकि दुनिया में निजीकरण हो रहा है, तो जो बहुत अच्छे बच्चे हैं उनके लिए सरकारी कॉलेज है, क्योंकि हमारी आबादी बहुत है, इस देश में आबादी हमारी बहुत है। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, वो मेहनत करके सरकारी कॉलेजों में जा रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य से कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी हैं जिनके पास संसाधन तो हैं पर संजोग से नहीं जा पाते हैं, नीट की जो बहुत टॉप मेरिट होती है उसमें नहीं जा पाते। तो उनके लिए एक दूसरा तरीका ये बना है कि चलो जिनके संसाधन है वो भी कर लें। और ये इसके बिना जो है, आप ये समझिए कि इतनी बड़ी आबादी है, हम मेडिकल सुविधा इस देश को नहीं दे पाएंगे। तो इस देश को देने के लिए, क्योंकि आप डॉक्टर एक दिन में नहीं पैदा कर सकते, डॉक्टर तो पैदा करने में कम से कम आपको 6 साल तो कम से कम 6 साल। अरे तो अचानक डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए है डॉक्टर। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, जैसे कि अभी आप तो बता रहे हैं शिक्षा का बाजारीकरण हो गया, आप नैतिक पतन की बात कर रहे थे, उसमें आपने एक बार आरोप लगाया था कि सुप्रीम कोर्ट को भी अपने हद में रहना चाहिए, कोर्ट को भी अपने हद में रहना चाहिए। आपको लगता है न्यायपालिका में भी जो है नैतिक पतन हो गया? न्यायपालिका के बारे में हम तो ज़्यादा नहीं जानते हैं। आपके स्टेटमेंट है, अगर आपको याद हो तो। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि न्यायपालिका को अपने हद में रहना चाहिए। मैंने ये कहा था कि हर आदमी को अपनी सीमाओं में ज्ञान होना चाहिए और अपनी सीमाओं में ही रहना चाहिए। नेताजी, एक दिन आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और किसान बिल पे आपने समझाया था कि किसान बिल बहुत अच्छा है, किसानों की हितकारी है। आज किसान आंदोलन कर रहा है,
और आपने एक चीज़ और कहा था कि जो है सदन में ओरल जो बोल दिया जाता है उसको लिखित माना जाता है, जबकि ऐसा कोर्ट में होता नहीं है। मैक्सिमम प्राइस को लेकर के, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के आज किसान आंदोलित है। आपको लगता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस कोई जरूरत नहीं? कल जो है अभी कल ही मानी कृषि मंत्री जी का बिल आया है कि हमने एमएसपी में जिस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, हमने एमएसपी में जो कहा है वही करेंगे। कहा है, लिखा नहीं है। नहीं, और ये वो आप जान लीजिए कि किसी भी मंत्री के द्वारा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ वही बात जो वहाँ कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी मंत्री के द्वारा सदन में दिया गया वक्तव्य वो लिखित माना जाता है, वो जो नोटबुक में होती है। वो सर कोर्ट में वो नहीं माना जाता, कोर्ट में तो कानून पढ़ा जाता है। अच्छा, आज आप बताइए, किसान कह रहे हैं कि भंडारण को लेकर के, किसान कह रहे हैं कि हमें फार्मिंग खेती करके गुलाम बनाने की चीज़ हो रही है। इस सब पर भाजपा को नहीं जो है एक स्पष्टीकरण देना चाहिए ताकि जो है किसान आंदोलन न करे? देखिए, ये स्पष्टीकरण तो है। आप देखिए, जहाँ पर कांग्रेस शासित राज्य हैं ये आंदोलन वहीं से हो रहे हैं, दूसरे शासित राज्यों में तो आंदोलन नहीं हो रहे हैं। नहीं, राजस्थान से भी आंदोलन नहीं हो रहा है। राजस्थान तो कांग्रेस शासित राज्य है, तो वहाँ से नहीं हो रहा है। वहाँ भी हो रहा है। पंजाब पंजाब भी हो रहा है, पश्चिमी क्योंकि बड़े जो बड़ा व्यापारी है वो वही प्रेरित कर रहा है इसको जो है। चलिए विधायक जी, स्टार्ट करते हैं। अंतिम सवाल मेरा ये है कि 12 की जनता को विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि 12 के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशहाल हैं, और 12 में जो अपने विधानसभा में मैं समझता हूँ सभी के लिए यही कि जो इस समय कोरोना का दौर चल रहा है उसमें अपने आप को बचाए रखें, उसके आप को बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क 2 गज जरूरी, ये सब बना के रखें, क्योंकि अभी हमारे यहाँ क्या दुनिया में ये सुविधा नहीं है कि इससे लोगों को हम बचा पाएंगे, इससे रोकथाम पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा या जो जन नेताओं के जो राय दी जा रही है उसका अनुपालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बचाए रखें। यही नहीं। डॉक्टर साहब, हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, आज हमारे साथ 12 विधानसभा के विधायक डॉक्टर अजय कुमार जी थे। डॉक्टर अजय कुमार जी का कहना है कि किसान बिल पर जो है विपक्षी किसानों को भड़का रहे हैं, जबकि सरकार ने उसका स्पष्टीकरण दे दिया है। 12 के लोगों से आपने अपील किया कि उनके द्वारा किए गए कार्य हो रहे हैं और आगे भी होंगे, और आप जो है कोरोना काल में अपने को बचाए रखें। आगे भी हम आपको ऐसे ही जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाज़त, देखते रहिए मनोज तिवारी।